जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पंवार वंश के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। और अगर आप यहाँ पे जितने भी 50 से 60 के बीच MCQ हैं, इन MCQ को पढ़ लेते हो तो आपका एग्ज़ाम में पंवार वंश जो परमार वंश है उससे रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलते हैं। जो आज का पहला प्रश्न है कि परमार वंश का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो परमार वंश का जो प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है कौन सा है? मनोदय काव्य, रसराज ग्रंथ, छंदसार पिंगल या फतेहसार करण। तो याद रखना, जो परमार वंश का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है वो है कौन सा? मनोदय काव्य। कौन सा है? मनोदय काव्य। अगर कभी पूछा जाए किसी एग्जाम में कि मनोदय काव्य के रचनाकार हैं तो भरत। कौन है? मनोदय काव्य किसकी रचना है? भरत की। अगर तो इनके तीन ऑप्शन और देखें, सारे ये तीनों ग्रंथ जो लिखे गए हैं परमार वंश से संबंधित हैं। दूसरा जो है रसराज ग्रंथ, जो रसराज ग्रंथ है वो लिखा था मतीराम ने। किसने? मतीराम। ठीक है। जो छंदसार पिंगल है वो फतेहसार पर निर्भर है, फतेहसार के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। और जो इसके रचनाकार हैं वो भी कौन है? मतीराम हैं। कौन है? मतीराम। और जो फतेहसाकरण है, जो ये चौथा ऑप्शन है फतेहसाकरण, ये फतेहसाकरण नीलकंठ जटाशंकर ने लिखा है। किसने? नीलकंठ जटाशंकर। नीलकंठ। ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, जो पहला प्रश्न था कि परमार वंश का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो आंसर हो गए मनोदय काव्य। रसराज ग्रंथ किसने लिखा था? मतीराम ने। छंदसार पिंगल भी किसने लिखा? मतीराम ने। फतेहसाकरण किसकी रचना है? नीलकंठ जटाशंकर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांदपुर अभिलेख परमार वंश के किस शासक से संबंधित है? जो चांदपुर अभिलेख है परमार वंश के किस शासक से संबंधित है? सहजपाल, अजयपाल, कनकपाल या भानुप्रताप। तो जो चांदपुर अभिलेख है, चांदपुर अभिलेख संबंधित है किससे? कनकपाल से। किससे संबंधित है? कनकपाल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश के शासन का प्रथम कार्यकाल माना जाता है। जो परमार वंश के शासक का जो प्रथम कार्यकाल माना जाता है कितने से कितने तक? 888 से 1949 तक, 800 से 1800, 888 से 1790 या 888 से 1804। तो जो परमार वंश का प्रथम शासनकाल माना जाता है वो माना जाता है 888 से 1804, क्योंकि प्रथम शासनकाल का मतलब है कि 1804 तक क्या रहा? परमारों का शासन रहा। उसके बाद फिर से बीच में क्या आ गए थे? गोरखा आ गए थे। गोरखा आने के बाद जब ब्रिटिश शासन यहाँ पे शुरू हुआ तो उसी के साथ ही क्या हुआ कि टिहरी राज्य का उदय हुआ। जो परमार वंश था वो कहाँ शिफ्ट हो गया? टिहरी में हो गया था। और जो जिसका कार्यकाल रहा 1815 से 1949 तक। ठीक है। तो प्रथम कार्यकाल का मतलब है कि जब तक गोरखाओं का यहाँ पे राज हुआ था उससे पहले का कार्यकाल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का संस्थापक था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन 0 से लेकर शुरू किए गए हैं। जिसने पहले पढ़ा है उसके लिए भी फायदेमंद है, जिसने पहली बार पढ़ रहा है उसके लिए भी पूरी चीज़ें सारी जो स्टेप होंगे क्लियर हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है, परमार वंश का संस्थापक था कि जो परमार वंश की स्थापना किसने की? सहजपाल ने, अजयपाल ने, कनकपाल ने या भानुप्रताप ने। तो जो परमार वंश के संस्थापक थे वो कौन थे? कनकपाल थे। कौन थे? कनकपाल। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में कुल कितने राजा हुए? ये क्वेश्चन इससे पहले आ भी रखा है कि परमार वंश में कुल कितने ठकुरी राजा हुए? 50, 55, 58 या 60। तो परमार वंश में कुल राजाओं की संख्या है कितनी? 60। कितनी है? 60। अगला क्वेश्चन, कौन परमार शासक अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से भिलंग घाटी लेके गया था? चांदपुरगढ़ से भिलंग घाटी कौन सा परमार शासक लेके गया था? सहजपाल, सोनपाल, कनकपाल और या भानुप्रताप। तो अपनी राजधानी चांदपुर से भिलंग घाटी लेके गया था कौन सा? सोनपाल। और कई बार पूछा जाता है कि सोनपाल किस नंबर के राजा थे, क्योंकि इसके मुख्य जिन राजाओं ने मुख्य कार्य किए होंगे उनके नंबर भी याद रखने जरूरी हैं। तो जो चांदपुरगढ़ से भिलंग घाटी लेके गया था वो लेके गया था सोनपाल। और सोनपाल परमार वंश के 24वें राजा थे। कौन से? 24वें राजा थे। ठीक है। 24वें राजा थे। और एक चीज़ और याद रखना, यहाँ पे जो 24वें राजा थे, 24 से और 28 तक जो राजा परमार वंश के जो राजा हैं वो कहलाते हैं सोनवंशी राजा कहलाते हैं। किस वंश के कहलाते हैं? सोनवंशी राजा कहलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
परमार वंश में अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक था सहजपाल, अजयपाल, कनकपाल या लखनदेव। तो जो परमार वंश में अपनी मुद्रा चलाने वाला प्रथम शासक था वो कौन था? लखनदेव था। कौन था? लखनदेव। और लखनदेव परमार वंश का 28वां राजा था। अभी मैंने आपको बताया 24 से 28 तक के जो राजा हैं किस नाम से जाने जाते हैं? सोनवंशी के नाम से, यानी सोनपाल से लखनदेव के बीच के जो लखनदेव तक जो राजा हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? सोनवंशी नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक गढ़वाल समाज का निर्माता माना जाता है। जो आधुनिक गढ़वाल समाज का निर्माता किसे माना जाता है? सहजपाल को, अजयपाल को, कनकपाल को या भानु प्रताप को। तो जो आधुनिक गढ़वाल समाज का निर्माता माना जाता है वो माना जाता है किसको? कनकपाल को। किसको माना जाता है? कनकपाल को। अगला क्वेश्चन, धारसिल अभिलेख किस परमार शासक से संबंधित है? जो धारसिल अभिलेख है वो किस परमार शासक से संबंधित है? अनंतपाल द्वितीय से, अजयपाल प्रथम से, कनकपाल से या भानु प्रताप द्वितीय से। तो जो धारसिल अभिलेख है, धारसिल अभिलेख किससे संबंधित है? धारसिल का अनंतपाल द्वितीय से संबंधित है। किससे संबंधित है? अनंतपाल द्वितीय से। और अनंतपाल द्वितीय 29वें राजा थे। परमार वंश के कौन से नंबर के राजा थे? 29वें राजा थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, रघुनाथ घाट मंदिर अभिलेख किस परमार शासक से संबंधित है? जो रघुनाथ घाट मंदिर का जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो किस परमार शासक से संबंधित है? सहजपाल से, अजयपाल से, जगतपाल से या लखनदेव से। तो जो रघुनाथ घाट मंदिर का अभिलेख है वो किससे संबंधित है? जगतपाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? जगतपाल से संबंधित है। और याद रखना जगतपाल परमार वंश के 34वें राजा थे। कितने? 34वें नंबर के राजा थे। ठीक है, जिन जिन राजाओं ने मुख्य कार्य किए हैं उनके नंबर याद रखने जरूरी हैं। तो जगतपाल क्या थे? 34वें नंबर के राजा थे। और एक चीज़ यहीं पे याद रखना कि उत्तराखंड में जो परमार वंश से संबंधित भूमि दान का प्रथम साक्ष्य अभिलेख प्राप्त होता है वो भी रघुनाथ मंदिर से प्राप्त होता है और राजा जगतपाल का ही प्राप्त होता है। ठीक है, भले जो उत्तराखंड में भूमि दान का प्रथम उल्लेख मिलता है वो कत्यूरी वंश से प्राप्त होता है, लेकिन परमार वंश में सबसे पहले जगतपाल के अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कि परमार वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? सहजपाल को, अजयपाल को, कनकपाल को या लखनदेव को। तो जो परमार वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसको माना जाता है? अजयपाल को माना जाता है। किसको माना जाता है? अजयपाल को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, अजयपाल अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से देवलगढ़ कब लेकर गया? 1527 में, 1509 में, 1512 में या 1517 में। तो अजयपाल अपनी राजधानी चांदपुरगढ़ से जो देवलगढ़ लेके गया था वो कब गया था? 1512 में। कब गया था? 1512 में। दोस्तों अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नया चैनल है, आपके साथ की ज़रूरत है। चैनल सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता है। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन, परमार वंश की कुल देवी थी। जो परमार वंश की कुल देवी कौन? राजराजेश्वरी, नंदा देवी, चामुंडा देवी या वाराही देवी। तो जो परमार वंश की कुल देवी थी कौन सी थी? राजराजेश्वरी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, परमार वंश में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे। परमार वंश में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों को कहा जाए कौन से ब्राह्मण थे? चौथानी, शुरोला, पैनुली या धसमाना। तो जो परमार वंश के सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण थे वो कौन से थे? शुरोला ब्राह्मण थे। कौन से ब्राह्मण थे? शुरोला ब्राह्मण। अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक को गढ़पाल के नाम से भी जाना जाता है? सहजपाल, अजयपाल, कनकपाल को या लखनदेव को। तो गढ़पाल के नाम से किसे जाना जाता है? अजयपाल को। और गढ़पाल कहलाने का एक उद्देश्य था कि उन्होंने क्या किया था? जो 52 गढ़ थे उन 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। 52 गढ़ों का एकीकरण किया था। अगर पूछा जाए कि गढ़पाल क्यों कहलाए तो क्योंकि उन्होंने क्या किया था? 52 गढ़ों का एकीकरण किया था, जिसके कारण अजयपाल को क्या कहा जाता है? गढ़पाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस परमार शासक को चतुर्थ शासक की उपाधि दी गई है? किस परमार शासक को चतुर्थ शासक की उपाधि दी गई है? सहजपाल को, अजयपाल को, कनकपाल को या लखनदेव को। तो चतुर्थ शासक की उपाधि दी गई है किसको? सहजपाल को। किसको दी गई है? सहजपाल को। और अगर पूछा जाए कि किस ग्रंथ में सहजपाल को चतुर्थ शासक की उपाधि दी गई है तो याद रखना जो परमारों का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है मनोदय काव्य। क्या है? मनोदय काव्य है। उस मनोदय काव्य में ही क्या कर रखा है? जो सहजपाल है सहजपाल को चतुर्थ शासक की उपाधि दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिल्ली दरबार में
राजदूत भेजने की परंपरा किस परमार शासक ने शुरू की? जो दिल्ली दरबार में राजदूत भेजने की परंपरा थी किस परमार शासक के द्वारा शुरू की गई? तो वो शुरू की सहजपाल के द्वारा, जगत पाल के द्वारा, या मान शाह के द्वारा, या बलभद्र शाह के द्वारा। तो दिल्ली के दरबार में राजदूत भेजने की परंपरा शुरू की थी किसने? बलभद्र शाह ने। किसने की थी? बलभद्र शाह ने। और यहीं पे अगर थोड़ा सा बलभद्र शाह का जो टाइम पीरियड जाने देखें तो कितना है? 1575 से और 1591 तक। 1575 से 1591 तक क्या है? बलभद्र शाह का टाइम पीरियड है। अगला क्वेश्चन, समान मापन प्रणाली दुलिया पाथा की स्थापना की? कि जो समान मापन प्रणाली थी दुलिया पाथा की स्थापना सबसे पहले किसने की थी? सहजपाल ने, अजयपाल ने, कनकपाल ने, या लखनदेव ने? तो जो दुलिया पाथा की स्थापना थी वो किसने की थी? अजयपाल ने। किसने की थी? अजयपाल ने की थी। अगला क्वेश्चन, जीतू बगड़वाल किसके दरबार में रहता था? सहजपाल के, मान शाह के, कनकपाल के, या बलभद्र शाह के? तो जीतू दरबार किसके दरबार में रहता था? मान शाह के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? मान शाह के दरबार में। और जो मान शाह का टाइम पीरियड माना जाता है वो माना जाता है कितना? 1591 से 1611 के बीच। ठीक है। अगला क्वेश्चन, शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम परमार शासक था? इसका आंसर तो लगभग सभी को आता होगा। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्वेश्चन कैसे लगे, और अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर पहले ही आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इससे आपको क्वेश्चन का आंसर जल्दी से पिक करने की हैबिट बढ़ेगी। तो शाह की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक था वो कौन था? बलभद्र शाह था। कौन था? बलभद्र शाह था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1591 में ग्वालदम युद्ध किसके मध्य हुआ था? जो 1591 का जो ग्वालदम युद्ध था वो किसके मध्य हुआ था? एक तो मैंने अभी आपको बताया कि 1591 में जो कार्यकाल था तो वो किसका था? बलभद्र शाह का था। 1575 से 1591 में तो किसके मध्य हुआ होगा? क्लियर सी बात है, सब में रूपचंद्र है तो बलभद्र शाह और रूपचंद्र के मध्य। किसके मध्य हुआ था? बलभद्र शाह और रूपचंद्र के मध्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भरत कवि किस परमार शासक के दरबार में रहता था? जो भरत कवि था जिसने क्या लिखा था? अभी मैंने आपको बताया था मनोदय काव्य। क्या लिखा था? मनोदय काव्य। तो वो भरत कवि था वो किसके दरबार में रहता था? सहजपाल के, जगतपाल के, मान शाह के, या बलभद्र शाह के? तो जो भरत कवि रहते थे, भरत कवि किसके दरबार में रहते थे? मान शाह के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? मान शाह के दरबार में। ये क्वेश्चन यहीं पे पूछा जा सकता है कि जो परमाणु का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ है मनोदय काव्य वो किसके कार्यकाल में लिखा गया था? तो तब भी आंसर क्या हो जाएगा? मान शाह के, क्योंकि जो भरत कवि थे किसके दरबार में रहते थे? मान शाह के दरबार में रहते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, स्वेच्छाचारी शासक के नाम से किस परमार शासक को जाना जाता है? स्वेच्छाचारी शासक के नाम से किस परमार शासक को जाना जाता है? श्याम शाह को, फतेह शाह को, पृथ्वीपति शाह को, या महिपति शाह को? तो जो स्वेच्छाचारी शासक है, स्वेच्छाचारी शासक के नाम से जाना जाता है किसको? श्याम शाह को। किसको जाना जाता है? श्याम शाह को। किसके नाम से भी जाना जाता है? स्वेच्छाचारी शासक के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, माधो सिंह भंडारी किस परमार शासक के सेनापति थे? जो माधो सिंह भंडारी थे, माधो सिंह भंडारी किस परमार शासक के सेनापति थे? श्याम शाह के, फतेह शाह के, पृथ्वीपति शाह के, या महिपति शाह के? तो जो श्याम शाह थे किसके सेनापति थे? महिपति शाह के थे। किसके थे? महिपति शाह के। और यहीं पे महिपति शाह का जो अगर टाइम पीरियड देखें तो कितना है? 1631 से 1634 तक। एक छोटा सा टाइम पीरियड रहता है 1631 से 1634 के बीच। अगला क्वेश्चन, श्याम शाह के गुरु का नाम था? जो श्याम शाह के गुरु का नाम क्या था? शंकरदेव, निम्बरदेव, शकालदेव, या ब्रह्मदेव? तो जो श्याम शाह के गुरु का नाम था क्या था? शंकरदेव। क्या था? शंकरदेव। अगला क्वेश्चन, रोटी सूची प्रथा शुरू करने वाला प्रथम परमार शासक था कि सबसे पहले जो रोटी सूची प्रथा थी वो किसने शुरू की थी? श्याम शाह ने, फतेह शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने, या महिपति शाह ने? तो जो रोटी सूची प्रथा शुरू की थी वो किसने की थी? महिपति शाह ने की थी। किसने की थी? महिपति शाह ने। अगला क्वेश्चन, महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड किसने कहा था? महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि किसने? शंकरदेव ने, लोधी रिखोला ने, माधो सिंह भंडारी ने, या मोलाराम ने? तो याद रखना जो महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि से सम्मानित किया था वो किसने किया था? मोलाराम
तोमर ने किया था। किसने किया था? मूलाराम ने। किससे किया था? महिपति शाह को महाप्रचंड भुजदंड की उपाधि दी थी। अगला क्वेश्चन, वास्तु शिरोमणि के रचनाकार हैं। जो वास्तु शिरोमणि हैं वो किसकी रचना है? शंकर देव की, निम्बर देव की, शकाल देव की या ब्रह्मदेव की? तो जो वास्तु शिरोमणि के रचनाकार हैं वो कौन है? शंकर देव। कौन है? शंकर देव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, तुजुक ए जहांगीरी से किस परमार शासक की जानकारी मिलती है? जो तुजुक ए जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी से किस परमार शासक की जानकारी मिलती है? श्याम शाह की, फतेह शाह की, पृथ्वीपति शाह की या महिपति शाह की? जो तुजुक ए जहांगीरी है, तुजुक ए जहांगीरी से जानकारी मिलती है किसकी? श्याम शाह की। किससे मिलती है? किसकी? श्याम शाह की जानकारी मिलती है। या यहीं पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जहांगीर के समकालीन कौन सा परमार शासक गढ़वाल पर राज करता था, तब भी आंसर क्या हो जाएगा? श्याम शाह। तब भी आंसर क्या हो जाएगा? श्याम शाह। ठीक है। इसलिए क्वेश्चनों को आपस में रिलेट करना समझ जाओ। अगला क्वेश्चन, मुगलों ने अक्खड़ राजा की उपाधि किसको दी थी? मुगलों ने अक्खड़ राजा की उपाधि से किसे दिया था? श्याम शाह को, फतेह शाह को, पृथ्वीपति शाह को या महिपति शाह को? तो जो मुगलों ने अक्खड़ राजा की उपाधि थी किसको? महिपति शाह को। या ये पूछा जा सकता है कि मुगलों ने महिपति शाह को किस नाम से संबोधित किया था? तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा? अक्खड़ राजा। तब क्या हो जाएगा? अक्खड़ राजा। किस नाम से संबोधित किया था? अक्खड़ राजा। और महिपति शाह को ही मूलाराम तोमर ने किस नाम से पुकारा था? महाप्रचंड भुजदंड। इससे पहले आ रखा है, क्या कहा था? महाप्रचंड भुजदंड के नाम से सम्मानित किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्रकारी व साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। श्याम शाह के कार्यकाल को, फतेह शाह के, पृथ्वीपति शाह के या महिपति शाह के? तो याद रखना, चित्रकारी और साहित्य का स्वर्णिम काल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके कार्यकाल को कहा जाता है? फतेह शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। किसके कार्यकाल को कहा जाता है? फतेह शाह के कार्यकाल को चित्रकारी और स्वर्णिम काल का युग कहा जाता है। या यहीं पे एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, चित्रकारी और साहित्य का स्वर्णिम काल का है, तो यहीं पे एक चीज़ क्लियर कर लो कि चित्रकारी और साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो यहीं पे कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस परमार शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? किस परमार शासक के दरबार में नवरत्न रहते, जैसे अकबर के दरबार में रहते थे? तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा? फतेह शाह। इसीलिए इनके कार्यकाल को चित्रकारी और साहित्य का स्वर्णिम काल कहा गया है। और अगर हम फतेह शाह का टाइम पीरियड देखें तो फतेह शाह का जो टाइम पीरियड है लगभग 1664 से 1716 तक माना जाता है। 1716 तक। और लगभग सबसे लंबे समय तक राज रहा इनका, लगभग 52 साल तक इन्होंने राज किया। फतेह शाह ने कितने साल तक? 52 साल, 52-53 साल के बीच राज किया। 52 साल मान के चलो, 52 साल राज किया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, महारानी कर्णावती किस परमार शासक की संरक्षिका थी? तो जो महारानी कर्णावती थी किसकी थी? श्याम शाह के, फतेह शाह, पृथ्वीपति शाह या महिपति शाह? तो जो महारानी कर्णावती थी, महारानी कर्णावती थी किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की। किसकी संरक्षिका थी? पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। पृथ्वीपति, यहीं पे महारानी जो कर्णावती है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? नाकटी रानी के नाम से। नाकटी रानी के नाम से, क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो शाहजहां ने जो नवजात खां को अगुवाई में जो फौज भेजी थी, उनको देहरादून में पकड़कर उनके क्या कर दिए थे? नाक काट दिए थे। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? नाकटी रानी के नाम से जानी जाती है। जो महारानी कर्णावती थी वो कौन थी? महिपति शाह की पत्नी थी और पृथ्वीपति शाह की माँ थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, बग्वाली पोखर का युद्ध मोहनचंद व किस परमार शासक के मध्य हुआ था? श्याम शाह, प्रदीप शाह, ललित शाह या महिपति शाह? तो जो याद रखना, जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? कब हुआ था बग्वाली पोखर का युद्ध? 1779 में। और 1772 से 1780 के बीच का जो टाइम पीरियड है, वो टाइम पीरियड रहा है किसका? ललित शाह का। तो यानी मोहनचंद और ललित शाह के मध्य क्या हुआ था? बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश का नालायक शासक कहा जाता है। किस परमार शासक को परमार वंश का नालायक? जयकीर्त शाह को, प्रदीप शाह को, ललित शाह को या महिपति शाह को? तो परमार वंश का नालायक शासक कहा जाता है जयकीर्त शाह को। किसको कहा जाता है? जयकीर्त शाह को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, राजगद्दी को किसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था?
राजगद्दी को किसने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी में, श्याम शाह ने, फतेह शाह ने, पृथ्वीपति शाह ने या महिपति शाह ने? तो जो राजगद्दी थी, राजगद्दी को अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया था पृथ्वीपति शाह ने। किसने बनाया था? पृथ्वीपति शाह ने बनाया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चित्रकारी साहित्य का स्वर्णिम युग किसके शासनकाल को कहा जाता है? इससे पहले भी आ चुका है। चित्रकारी और साहित्य का स्वर्णिम काल कहा जाता है किसके? इससे पहले आ गए, दो टाइप हो गए, फतेह शाह के कार्यकाल को कहा जाता है। इससे पहले मैं इसको ढंग से समझा चुका हूँ कि नवरत्न वाली जो बात है। दोस्तों, अगर क्वेश्चन बढ़िया लग रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। अगर आप इतना यहाँ तक देखते हुए पहुँचे हो तो इसका मतलब क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लो। अगला क्वेश्चन, फतेह शाह यशोवर्मन की रचना है। फतेह शाह यशोवर्मन की रचना है, यानी जो फतेह शाह यशोवर्मन की स्थान पर किसकी रचना है? टाइपिंग मिस्टेक, कि जो फतेह शाह यशोवर्मन है किसकी रचना है? इससे पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जो फतेह शाह, फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था कि जो फतेह शाह के ऊपर लिखी गई है, और जो फतेह शाह यशोवर्मन है वो किसकी रचना है? रामचंद्र। जो फतेह शाह यशोवर्मन है रामचंद्र कंडियाल की रचना है। जो फतेह शाह यशोवर्मन है किसकी रचना है? रामचंद्र कंडियाल की रचना है। अगला क्वेश्चन, शाहजहांनामा में किस परमार शासक की जानकारी मिलती है? शाहजहांनामा से श्याम शाह की, फतेह शाह की, पृथ्वीपति शाह की या महिपति शाह की? तो जो शाहजहांनामा है, शाहजहांनामा से किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वीपति शाह की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? पृथ्वीपति शाह की। अगला क्वेश्चन, कनकई देवी किस परमार शासक की संरक्षिका थी? श्याम शाह की, प्रदीप शाह की, ललित शाह की या फतेह शाह की? तो जो कनकई देवी थी, कनकई देवी किसकी संरक्षिका थी? प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। किसकी थी? प्रदीप शाह की संरक्षिका थी। अगला क्वेश्चन, सुलेमान सिको ने किस परमार शासक के दरबार में शरण ली थी? श्याम शाह के, फतेह शाह के, पृथ्वीपति शाह के या महिपति शाह के? तो जो श्याम शाह जो क्या था? सुलेमान सिको था। सुलेमान सिको ने किसके दरबार में शरण ली थी? पृथ्वीपति शाह के दरबार में ली थी। किसके दरबार में शरण ली थी? पृथ्वीपति शाह के दरबार में शरण ली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फतेह शाह के राजकवि थे। जो फतेह शाह के राजकवि का नाम क्या था? रामचंद्र कंडियाल, नीलकंठ जटासागर, भरत या मूलाराम? तो जो फतेह शाह के राजकवि थे, फतेह शाह के राजकवि कौन था? रामचंद्र कंडियाल। कौन था? रामचंद्र कंडियाल। और इसी ने क्या लिखी थी? फतेह शाह के ऊपर काव्य ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, रामायण प्रदीप के रचनाकार हैं रामचंद्र कंडियाल, नीलकंठ जटाशंकर, मेधाकर शर्मा और या मोलाराम? तो जो रामायण प्रदीप के रचनाकार हैं, रामायण प्रदीप के रचनाकार हैं वो कौन है? मेधाकर शर्मा है। ठीक है। और रामायण प्रदीप किसके ऊपर लिखा गया है? प्रदीप शाह के ऊपर लिखा गया ग्रंथ है। बग्वाली पोखर का युद्ध कब हुआ था? जो बग्वाली पोखर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? इससे पहले मैंने बताया था कब हुआ था? 1779 में हुआ था। ठीक है। और किसके? ललित शाह और मोहनचंद के मध्य हुआ था। अगला क्वेश्चन, खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1803 में, 1804 में, 1805 में या 1806 में? तो जो खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ था 1804 में हुआ था। कब हुआ था? 1804 में। और किस किस के मध्य हुआ था? प्रद्युम्न शाह और गोरखाओं के मध्य हुआ था। अगर एक्यूरेट डेट देखें तो 14 मई 1804 को हुई थी। कब हुआ था? 14 मई 1804 को हुआ था। और इसी के युद्ध के साथ ही क्या हुआ था? प्रथम परमार वंश का भी अंत हो गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में परगना स्तर का अधिकारी होता था। जो परमार वंश में परगना स्तर का अधिकारी था वो क्या कहलाता था? राजा, कमीन, फौजदार या सयाना? जो परमार वंश में परगना स्तर का अधिकारी होता था वो क्या कहलाता था? फौजदार। यहीं पे इन चार क्वेश्चनों को क्लियर कर लो। परमार वंश की जो सबसे बड़ी इकाई थी वो कहलाती थी गढ़। क्या कहलाती थी? गढ़। और इस गढ़ का जो अधिकारी होता था वो या तो राजा कहलाता था या गणपति कहलाता था। जब तक पहले के परमार वंश के छोटे छोटे राजा था वो गणपति कहलाते थे। जब 52 गढ़ों का एकीकरण हो गया उसके पश्चात उन्होंने क्या बन गए? राजा की उपाधि धारण कर ली। ठीक है। कहा जाता है कि जो सहजपाल था, इतिहासकार मानते हैं कि जो सहजपाल तक थे वहां तक राजा माने जाते थे और सहजपाल के बाद क्या बन गए? महाधिराज की उपाधि धारण कर ली। दूसरी चीज, जो कमीण होता था, जो मंडल स्तर की इकाई होती थी, उसका जो मुखिया होता था वो कहलाता था कमीण। क्या कहलाता था? कमीण कहलाता। फौजदार मैंने बता दिया क्या? परगना स्तर का जो होता था। और सयाना, जो पट्टी होती थी, पट्टी स्तर का जो अधिकारी होता था वो कहलाता था सयाना कहलाता था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में लिया जाने वाला नगद कर कहलाता था। परमार वंश में जो नगद कर लिया जाता था वो क्या कहलाता? ओताली, गयेली, सिरती या मुयाली। तो जो परमार वंश में लिया जाना नगद कर था वो कहलाता था सिरती कर। क्या कहलाता था? सिरती कर। यहीं पे इन 2-3 करों को भी क्लियर कर लो कि जो ओताली होती थी, ओताली क्या होता था? जिसका कोई वंशज नहीं, हमारे गाँव में भी बोलते, क्या बोलते हैं कि वो ओता है। तो जिसका कोई पुत्र नहीं है उसकी भूमि को जो करेगा उससे लिया जाने वाला जो कर होगा ओताली कर कहलाता था। गयेली कि अगर कोई भूमि स्वामी है, अगर वो भूमि स्वामी उसकी परमार वंश में जमीन है और वो वहाँ से कुछ भूमि स्वामी राज्य को छोड़कर चला जाता है तो उसकी भूमि से लिया जाने वाला जो कर था वो कर कहलाता था गयेली। गयेली का मतलब चला गया। तो अगला कर था जो मुयाली। मुयाली कर था, मुयाली यानी मयाली, मर गया। तो मुयाली का अगर क्या होता था कि भूमि स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसकी भूमि से लिया जाने वाला का जो कर था वो कर कहलाता था मुयाली कर। ठीक है, यहीं पे इन 3-4 करों को याद रखना जो मेन है। अगला क्वेश्चन, मोना शाही रजत तिमासी किसकी मुद्रा थी? जो मोना शाही रजत तिमासी थी वो किसकी मुद्रा थी? श्याम शाह की, प्रदीप शाह की, ललित शाह की या फतेह शाह की? जो मोना शाही रजत तिमासी थी वो किसकी मुद्रा थी? प्रदीप शाह की मुद्रा थी। किसकी मुद्रा थी? प्रदीप शाह की। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में राजा जिसको भूमि दान देता था कहलाता था कैनी, सिरतान, खायकर या थातवान? तो याद रखना, परमार वंश में राजा जिसको भूमि दान देता था वो कहलाता था थातवान के नाम से जाना जाता था। क्या कहलाता था? थातवान। और यहीं पे इन औरों को भी देख लो, जो थातवान जिसको भूमि देता था, राजा ने सपोज मैंने दूसरे को दी, मैं क्या बन गए? थातवान। मैं जिसको दूंगा, थातवान जिसको भूमि देता था उसको कहा जाता था खायकर। क्या कहा जाता था? खायकर। और खायकर जिसको भूमि देगा उसे कहा जाता था सिरतान। और जो कैनी होते थे, जो भूमि श्रमिक होते थे, जिन्हें जो लेबर होती थी खेतों में काम करने वाली, वो क्या कहलाती थी? कैनी के नाम से जानी जाती थी। क्या कहलाती थी? कैनी कहलाती थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमाणु की राजभाषा थी गढ़वाली, हिंदी, फारसी या संस्कृत? तो याद रखना, जो परमाणु की राजभाषा थी गढ़वाली। और परमार वंश के अधिकांश जो अभिलेख लिखे गए हैं वो गढ़वाली भाषा में ही लिखे गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, परमार वंश में संदेशवाहक कहलाता था कमीन, बूढ़ा, कैन या चोड़ू? तो जो संदेशवाहक था वो कहलाता था चोणू कहलाता था। तो दोस्तों यहाँ पे परमार वंश के मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।